नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाक। जो हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की सीरीज लेके आ रहे हैं, उस सीरीज की अगली कड़ी इस वीडियो में है। ये वर्ग 6 की ज्योग्राफी की कड़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चूंकि होगा क्या कि वीडियो को रीच मिलेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। लाइक कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ी सी साहस मिलेगी और मैं और ऊर्जा से वीडियो बना सकता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले यह मेरा आग्रह आप जरूर स्वीकार करेंगे कि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चूँकि मेहनत कर रहा हूँ तो इसका फल भी तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको मिलेगा। तो और एक और बात है कि जो भी श्रृंखलाएँ आ रही हैं, तो जो भी वीडियो है, इस वीडियो में भी चाहे पिछले जो वीडियो आ गए हैं, ज्योग्राफी के वीडियो आ रहे हैं, साइंस के वीडियो आए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स बहुत उपलब्ध हैं। तो आप इस वीडियो में या और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सारे वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को आप देखते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ सारे के सारे लिंक आपको प्रैक्टिस सेट्स और भी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हैं वो मिल जाएंगी। उसके अलावा यदि आप प्लेलिस्ट से भी उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से भी ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है आज के वीडियो में पहला प्रश्न। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है उसे कहते हैं भूआकृति, एटलस, ग्लोब, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटलस। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है उसे एटलस कहा जाता है। हम सबको पता होगा, जब हम पहले छोटे थे तो हम लोग को एटलस खरीद के घर पे दिया जाता है। वो एटलस में क्या होता था? खाली खाली मैप ही होता था। तो वही बात है, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक जगह रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम एटलस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? अब देखिएगा, अब मानचित्र हम जान रहे हैं तो मानचित्र के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। बहुत सारे मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, भौगोलिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। तो ऐसा ही नहीं है, एक ही तरह के मानचित्र नहीं होते हैं, मैप एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पूछा गया है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत पठार, महासागर, मैदान या उपरोक्त सभी? तो आप देखिएगा, भौतिक मानचित्र को जो है ना उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। भौतिक मानचित्र को उच्चावच, कहीं अगर लिखा रहेगा आपको उच्चावच मानचित्र तो उसको समझना है कि वो भी भौतिक मानचित्र, ये उसका पर्यायवाची शब्द है उच्चावच। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जिसमें भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र में क्या आते हैं? पर्वत पठार आते हैं, महासागर आते हैं और मैदान आते हैं। क्लियर है? यानी उपरोक्त सभी। हम फिर से बता देते हैं कि भौतिक मानचित्र को ही उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा ग्रामों तथा संसार के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? यानी जिस किसी भी गांव हो, शहर हो, नगर हो, राज्य हो, संसार का कोई देश हो, उसकी अगर सीमा को दर्शाने वाला कोई मानचित्र होता है जिसमें पता चलता है कि इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, चौहद्दी क्या है, जिसे पता चल जाता है, तो उस मानचित्र को क्या कहा जाता है? क्या राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है, थीमेटिक कहा जाता है, इनमें से कहीं नहीं? तो उसको हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्लियर है? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, पहला हमने जाना जहां पर्वत पठार, मैदान, नदी इत्यादि रहते हैं, वो क्या होता है? वो आपको भौतिक मानचित्र होता है। और जिसमें देश, राज्य, नगर, शहर इत्यादि का जो सीमा रहता है उसका निर्धारित रहता है, वो क्या होता है? वो राजनीतिक मानचित्र होता है। क्लियर है? उसके बाद हमें थीमेटिक भी मिलेगा। आइए थीमेटिक सामने ही आ गया। थीमेटिक या थीम के आधार पर, ठीक है ना, थीमेटिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र को, वर्षा मानचित्र को, वन या उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को, या उपरोक्त सभी में?
तो थीमेटिक मानचित्र में हम उपरोक्त सभी की जानकारी लेते हैं, यानी जिसमें सड़क दर्शाया गया हो, वर्षा वाला क्षेत्र दिखाया गया, यानी फलाना इस फलाने जगह में ज़्यादा वर्षा होती है, इस फलाने जगह में ये फलाना उद्योग लगा होता है, इस फलाने जगह में वन दस है। यानी जिस मानचित्र में इन सब चीज़ों को एक स्पॉट के माध्यम से दर्शाया गया रहता है, किस पर्टिकुलर एक थीम के, मतलब इस एरिया में यह थीम है, तो उसी को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्लियर है? चलिए, हम लोगों ने यहाँ भी 3 मानचित्र को देखा ना। एक देखा हमने भौतिक को, भौतिक में हमने क्या देखा? भौतिक में हमने देखा पहाड़, पर्वत, पठार, नदी, महासागर, मैदानी भाग। एक हो गया आपको राजनीतिक, राजनीतिक हो गया, जिसमें क्या है, राज्य, देश, नगर, शहर, इन सब की सीमाएं। उसके बाद आपको आता है थीमेटिक। ये थीमेटिक वाला, थीमेटिक में क्या होता है, सड़क, वर्षा, वन उद्योग, यानी किसी जगह की विशेष स्पेशलिटी अगर दिखाई जाती है, वो थीम, यानी कहीं किसी जगह की थीम स्पेशल कोई जगह होगा, वो थीमेटिक कहलाती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन मानचित्र के घटक नहीं है? दूरी, तापमान, दिशा या प्रतीक। इसमें कौन ऐसा चीज है जो आपको मानचित्र के घटक नहीं है, यानी आपको मानचित्र से पता नहीं चल पाएगा? आप देखिए, सोच के देखिए, इसमें एक तापमान ऐसा चीज है जो आपको मानचित्र से पता नहीं चले जाएगा। मानचित्र से आपको दूरी पता चल जाएगा, दिशा पता चल जाएगा और प्रतीक पता चल जाएगा। दिशा से एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी मैप होता है, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तर होता है। आप किसी भी मैप को देखिएगा, वो इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यानी इस तरह अगर देखें तो यह उत्तर होता है। ठीक है? यह आपको उत्तर और ये आपको दक्षिण होता है, नीचे वाला। उसके बाद उसी अनुसार ये पूरब का हिस्सा हो जाता है, ये पश्चिम का हिस्सा हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी मैप का ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है, उत्तर दिशा मानी जाती है। तो इस प्रश्न में एक तापमान ही ऐसा चीज है जिसको आप मैप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। दिशा सूचक, यानी जिससे दिशा की सूचना मिलती हो, यानी कंपास। हमारे सामने कंपास का फोटो लगा हुआ है, मैंने कंपास लगा दिया है। में चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में रहती है? पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूरब? तो क्या होगा, कंपास जब भी कहीं अगर स्थिर रख दीजिएगा तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट अपनी दिशा सेलेक्ट करके शांति से रह जाता है। तो क्या दिशा उसकी, आपकी दिशा हमेशा, उसकी दिशा कैसी रहती है? उसकी दिशा हमेशा रहती है उत्तर और दक्षिण में। देखिएगा एक कंपास है, देखिएगा ये उत्तर और दक्षिण में अपने आप में सेट है इसका। क्लियर है ना? चलिए, इसको याद रखना है। बहुत ही VVI ये सारे प्रश्न हैं। मैं जो भी प्रश्न लेके आ रहा हूँ, पूरे किताब को पढ़ता हूँ, उसको 1 दिन 2 दिन लगाता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके लिए लेके आता हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, आपके परीक्षा होने में से पहले ये सारी की सारी श्रृंखलाएं आप तक पहुँच जाएंगी। चलिए, जो भी है, जो भी MCQs है ना, कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, ये सारे के सारे 6 to 8 मैं आप तक ले आके पहुंचा दूंगा। उसके आगे भी जो MCQs है, आगे इन लोगों, ये जो सारी की सारी MCQs है, ये GK और GS के लिए तो महत्वपूर्ण है, ये 11-12 तक के लेवल के परीक्षाओं में काम आएगा। यूँ कहें कि ये BPSC और UPSC के लोगों के लिए भी काम आएगा। कई सारे ऐसे जो हमारे व्यूअर हैं जो UPSC लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी देखते हैं, उनके भी कमेंट हमें मिलते हैं पर्सनली। चलिए आइए देखते हैं और हम देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, मानचित्र में किन दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है? पूछ रहा है प्रधान दिग बिंदु, ऐसा नहीं कि सारा दिशा। दिशा तो बहुत सारा हो गया है ना, 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो पूछता है प्रधान दिग बिंदु कौन सा होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दक्षिण पूरब पश्चिम, या दक्षिण पूरब, पश्चिम दक्षिण पूरब, या पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधान जो दिग बिंदु होता है वो उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है, यानी 4 ही होते हैं। ये तो इन दोनों, ये जो दिशा है इन दोनों से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड हो जाता है? इन दोनों से डिसाइड होता है। ये यहाँ वाला दिशा है, इन दोनों से डिसाइड हो जाता है। ये वाला दिशा है, इन दोनों से डिसाइड हो जाता है। ये वाला दिशा है, इन दोनों से डिसाइड है। यानी मेन दिशा कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, यानी उत्तर इसका हो जाएगा
ए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या है अगला प्रश्न हमारे सामने है, और वह है मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक किसे कह रहे हैं। आपको बहुत सारे मानचित्र के प्रश्न दिख रहे होंगे। मानचित्र अपने आप में एक अध्याय है और इसके अध्याय मिलते हैं किताबों में, और आपके छठे क्लास में अध्याय है ये। आइए देखते हैं मानचित्रों के संबंध में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं। रूढ़ प्रतीक जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में देशों में सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, और जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। तो क्या ऐसा क्या है रूढ़ प्रतीक? ये होता क्या है? रूढ़ प्रतीक में एक ऐसा चिन्ह जिसकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे संसार में हो। एक अब देखिएगा कहीं ना कहीं नक्शा में ऐसा लिखा रहता है, मैप में ऐसा लिखा रहता है। ये अब मैं बना देता हूँ उसको ढंग से, ऐसे निशान रहते हैं आपको, ऐसे ऐसे घेरा रहता है। इसका क्या निशान, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हॉस्पिटल, डॉक्टर, यही ना होता है। इसका मतलब होता है, ये इसकी मान्यता है पूरे विश्व में। अगर हॉस्पिटल की बात आती है ना, कहीं दिखाना होता है तो यही प्लस का निशान ही लगाया जाता है। यही रूढ़ प्रतीक है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा बी, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 9वां प्रश्न, कौन कथन सत्य है? मैं आपको बार बार बताता हूं कि कथन वाले जब प्रश्न आएंगे तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित रहते हैं, और दूसरा जिसमें आता है आपको असत्य चीज, तो असत्य 4 ऑप्शन आते हैं, तो एक असत्य होगा तो 3 तो सत्य होगा ना। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं। तो आप से आग्रह है कि आप केवल जो प्रश्न दिए गए हैं उसी को नहीं उतारिए, जो मैं डिस्कस करता हूं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित रहते हैं। तो उन सारे प्रश्नों के डिस्कशन को सुनिए। अगर स्पीड मेरा ज़्यादा है, उसको थोड़ा स्पीड आप जाके सेटिंग में कम कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है, तो आप स्पीड जाके सेटिंग से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन डिस्कशन को जरूर सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज 30 क्वेश्चन रखा है तो यही 30 क्वेश्चन होगा। इस 30 क्वेश्चन नहीं है ये कम से कम 150 क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो भी लंबा होता है, क्योंकि डिस्कस करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त या स्थानीय ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो, उसको रेखा चित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको अगर देखा जाए, इसमें उत्तर होगा ए और बी, यानी कोई मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं हो। पैमाने मतलब एकदम सेंटीमीटर, मीटर, पूरा अक्षांश देशांतर पर आधारित नहीं हो, लेकिन आपको कोई चीज़ याद हो, चाहे किसी ने बताया हो, उसके आधार पर आपने कोई चीज़ बनाया हो। कि आपको अगर याद हो कि यहाँ से जाएंगे तो मंदिर वहाँ है, फिर वहाँ से टर्न करेंगे तो वहाँ जाएंगे तो पोखरा उधर है, यानी याद करके अगर आप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो एक रेखाचित्र कहलाता है वो। और उसके बाद एक छोटे से क्षेत्र का, माने छोटा सा चित्र का खींचा गया रेखा चित्र, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, मान लीजिए छोटा चीज है, किसी कोई रूम ही है, और रूम का रेखा चित्र बड़का जाके कागज पे उतार दीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको खाका बोलते हैं। यानी ये दोनों का दोनों कथन जो है वो सही है। क्लियर है? अभी हम लोगों ने जनगणना के समय में वो आपको मैप बनाया था, नजरिया, वहीं यहाँ रेखा चित्र कहलाता है। नजरी नक्शा जिसको कहा गया था, वही नजरी नक्शा क्या है? नजरी नक्शा आपका जो है वो रेखा चित्र है। ठीक है, वही नजरी नक्शा रेखा चित्र है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है? वृक्ष, ध्यान रखिएगा, यहाँ मानचित्र को अब क्वेश्चन में तब्दील कर दिया गया। हमने देखा था ना 3 मानचित्र को जाना था, थीमेटिक, भौतिक, राजनीतिक। अब यहाँ रेखा चित्र भी अभी हम लोगों ने एक जान लिया, वो भी एक मानचित्र है। खाका भी एक मानचित्र है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर कहीं वृक्ष हो, उसको बताने के लिए क्या होगा? तो मैंने कहा था कि किस जगह अगर बताए कि इस एरिया में खाली वृक्ष है, वृक्ष है, इस एरिया में वृक्ष है, वृक्ष, उसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक है। ठीक है, यानी उस एरिया का थीम क्या है? वृक्ष है, यानी स्पेशलाइजेशन क्या है उस एरिया का? यानी वृक्ष है, यानी थीम है वहाँ का। क्लियर है?
चलिए अब देखते हैं हम 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न क्या है? नीला रंग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मैप की बात हो रही है ये। मैप में अगर नीला रंग दिखता है, वो किसके लिए दिखता है? पर्वत के लिए, पठार के लिए, जलाशय के लिए, मैदानों के लिए। तो हम सबको पता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है? ऊपर से नीली दिखती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर क्या स्थिति है? पृथ्वी पर आपको 71% पानी है ना, और 29% पर भूमि, पहाड़, पठार है। यानी ज़्यादा पानी है तो कैसा दिखता है? वो नीला दिखता है ना, नीला दिखता है। तो जब नीला दिखता है, इसका मतलब है यहाँ अगर हम देखें तो जलाशयों को दिखाने के लिए क्या है? नीला रंग प्रयोग किया जाता है। अगर नीला रंग दिखाया गया तो क्या दिखा देता है? वो आपको जलाशय को दिखाता है। अब देखते हैं, यही लगे हाथ देख लेते हैं। हमने यहाँ जाना कि जलाशय के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? नीला रंग प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पर्वत के लिए क्या किया जाता है। तो पर्वत के लिए भूरा रंग प्रयोग किया जाता है। पठार के लिए क्या किया जाता है? पठार के लिए पीला रंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और मैदानों के लिए हरा रंग प्रयोग किया जाता है। हमने अब देखिए, एक प्रश्न से कई प्रश्न के उत्तर मिले कि नहीं। नीला रंग हमने, अगर मैप में नीला रंग दिखाया गया है तो जलाशय है। अगर भूरा रंग है तो पर्वत को किस रंग से दिखाते हैं? भूरे रंग से। पठार को किस रंग से दिखाते हैं? नीले रंग से। और हरा मैदानों के लिए उपयोग होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न। पैमाना आवश्यक है। किसके लिए पैमाना आवश्यक है? एकदम मेजरमेंट। किसके लिए? मानचित्र के लिए, लेखा चित्र के लिए, दिशाओं के लिए, या प्रतीकों के लिए? तो यहाँ मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। यानी मानचित्र जब बनाए जाते हैं वो पैमाने पर बनाए जाते हैं। यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इत्यादि को एक मेजरमेंट सेट करके, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर उसको बनाए जाते हैं। 13वां प्रश्न। कंपास का प्रयोग किया जाता है काहे के लिए? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। कंपास काहे के लिए प्रयोग किया जाता है? हम सबको पता है कि कंपास दिशा सूचक है। तो ये सीधी सी बात है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। कंपास को क्या कहते हैं? दिशा सूचक कहते हैं ना। कंपास को हम क्या कहते हैं? दिशा सूचक। दिशा माने आपका जो दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी सूचक, दिशा सूचक। क्लियर है? यानी दिशा की सूचना देने वाला। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न क्या है? पर्यावरण के मंडल के संदर्भ में कौन कथन औसत्य है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के जिस बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जलमंडल कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें से कौन कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। बिल्कुल भूमंडल कहते हैं, यानी कथन ये सत्य है। यह असत्य वाला है। इसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे। यानी जिस पर हम पृथ्वी पर रहते हैं वो कैसा है? ठोस है ना, तो उसको भूमंडल कहते हैं। बिल्कुल ये कथन सत्य है। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? वायुमंडल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वायुमंडल कहलाती हैं। क्लियर है? हमारे पूरे वायुमंडल में गैस ही है ना। सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। उसके बाद पृथ्वी के जिस बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है उसको जलमंडल कहते हैं। यानी ये तीनों का कथन सत्य है। अब इसके अलावा एक और बात है, मैं आपको बता दूं। एक होता है और, वो होता है जीवमंडल। जीवमंडल, और जीवमंडल में क्या क्या आता है? जीवमंडल में आपको आता है भूमंडल, भूमंडल आता है। उसके बाद इसमें आता है वायुमंडल आता है, और इसमें आता है आपको जलमंडल। यानी तीनों मंडल किसके अंदर आते हैं? जीवमंडल के आते हैं। क्लियर है ना? ये हमको दिख गया ना कि जीवमंडल के अंदर क्या आते हैं? भूमंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आता है, और जलमंडल भी आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कथन तीनों सही था, यानी उत्तर क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई इसमें से असत्य नहीं है। उसके बाद आते हैं कौन सा? अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है? अभी हमने बताया था ना कैसे दिखती है। सीधी सी बात है,
नीली दिखती है। अभी हमने चर्चा की, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत हमको है नहीं। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग पर पानी है? पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पे पानी है? कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो बड़ा आसान सा उत्तर है, 71% क्या है? पानी है, और शेष में शेष स्थल है। 17वां नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न है, किसी भी स्थल की ऊंचाई को मापने का मानक तल क्या है? मापने का यहाँ छूट गया है। किसी भी स्थल की ऊंचाई के मापने का मानक तल क्या है? किसी भी जगह की अगर ऊंचाई मापनी होती है तो उसका मानक तल क्या है? मानक तल पर्वत की ऊंचाई, नदी का तल, समुद्र तल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर होता है समुद्र तल। आप स्टेशन पे जाइएगा ना तो लिखा रहता है तीसरे स्टेशन की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। अक्सर कहीं कहीं हिल स्टेशन पर भी जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई इसकी इतनी है। तो ऊंचाई के मापने का मानक तल किसको माना जाता है? समुद्र तल को माना जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और 18वां नंबर प्रश्न करते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है एक मिलान से संबंधित एमसीक्यू। इससे चूंकि कई सारे प्रश्न बन रहे थे तो उतने सारे प्रश्नों को जमा करने से बेहतर है कि एक जगह जमा कर दिया जाए। हाँ, ये मंडल से संबंधित है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और ये चूंकि ये यहाँ ड छूट गया, ये हाइड्रो है, हाइड्रोस्फीयर है। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। इसको हम चूंकि टाइपिंग में छूट जाता है। और एक है वायोस्फीयर। अब देखिए, लिथोस्फीयर जो है वो लिथास शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पत्थर। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे छठी क्लास की चीज़ें हैं। ये नहीं कि कितना एडवांस बता रहे हैं साहब, ये छठी क्लास का चीज़ है और आपकी छठी क्लास में है ये। एटमॉस्फेयर किस शब्द से बना है? एटमॉस से बना है। इसका मतलब क्या होता है? वाष्प होता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किससे बना है? ह्यूडर से बना है। उसका क्या मतलब होता है? जल। वायोस्फीयर, वायोस शब्द से बना है, उसका मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। लिथोस्फीयर का मतलब आपको लिथास, लिथास का मतलब पत्थर, एटमॉस्फेयर, एटमास जिसका मतलब बास, ये सारे हम लोगों के मंडल हैं। ठीक है ना? ये आपको पता चलता है इसमें से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लाइट, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर में। क्लियर है ना? ये सारे के सारे मंडल हैं, उसके ये आपको मतलब हो गए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, का नहीं की नहीं, का। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या कंचनजंगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा आपको शिखर हम सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या हमको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पर आपको आता है कौन सा? 8611 मीटर, K2। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पर आपको आता है कंचनजंगा, 8556 मीटर। किलिमंजारो, किलिमंजारो कितने का आता है? ये 5895 मीटर। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप देखिएगा तो सबसे ऊंचा कौन है? 8848 मीटर किसका है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन सा है विश्व का? K2। उसके बाद तीसरा कंचनजंगा, और चौथा किलिमंजारो। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिखर, पर्वत शिखर कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? K2 कहेंगे, और उसकी ऊंचाई 8611। तीसरी पूछ देगा कंचनजंगा का, बोल देगा, लिख देगा ये विश्व में कितने नंबर की शिखर है, आपको दे देगा पहले, दूसरे, तीसरे। तो आपको पता होगा तब ना। तो हमने बता दिया, पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे नंबर पर K2 आता है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है, और तब चौथे नंबर पे हमारा ये किलिमंजारो है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां नंबर। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है, इनमें से कोई नहीं। किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो अफ्रीका में है, अफ्रीका के तंजानिया में है। और देखिए, किलिमंजारो जो है ना, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा है।
किलिमंजारो सबसे ऊंचा है किसका? अफ्रीका महादेश का, ठीक है, और ये तंजानिया में है। चलिए, तंजानिया एक देश है अफ्रीका महादेश का। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा गर्त, हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि देखिएगा, इसकी जानकारी जब पता चलेगी कितना गहरा है तब पता चलेगा। इसका उत्तर अटलांटिक महासागर होगा, प्रशांत होगा, हिंद महासागर होगा, आर्कटिक महासागर होगा। मैं सारे ऑप्शन को पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए मैं इसको पढ़ के चलता हूँ। तो इसका उत्तर होगा आपको प्रशांत महासागर, सबसे गहरा है। तो भाई इसकी गहराई कितनी है? और जो गहरा जो स्थान है ना, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। ये एकदम रट जाइएगा, रेंच, ये मेरियाना ट्रेंच पूछ देता है। मेरियाना ट्रेंच है क्या भाई? तो ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच। ये भी पूछ देता है मेरियाना ट्रेंच है कहाँ, तो आपको बताना पड़ता है ऑप्शन कहाँ, प्रशांत महासागर में। यहाँ प्रश्न तो था कि सबसे गहरा गर्त किस महासागर में, हमने प्रशांत महासागर जाना, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। और इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई जानिएगा तो बहुत आश्चर्य होगा, 11,022 मीटर लगभग। अब सुन लीजिए, यह 11 किलोमीटर लगभग नीचे है। अब बताइए कितना गहरा है वो। अब हम लोगों की हाइट कितनी है? 5 फीट 6 फीट होती है। अब बताइए कितना है वो? 3 साढ़े 3 के करीब हम लोग होते हैं। अब बताइए कितना है वो? 11,000 मीटर है वो। क्लियर है? चलिए 22 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चलिए यहाँ देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलरी। कौन है इसमें से? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी दोनों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब जानते हैं कौन। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलरी जो थे ये न्यूजीलैंड के थे, और ये कहाँ के थे? तेंजिंग नोर्गे कहाँ के? तेंजिंग नोर्गे भारत के थे। ये दोनों लोगों ने एक साथ चढ़ाई की थी। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने अभी कुछ देर पहले जानी ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अभी हम लोगों ने जाना? 8848 मीटर। अब जानते हैं, अब यहाँ ये जो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, ये कब चढ़ा था इन्होंने? हमने बता दिया इनका देश। और इन्होंने जो चढ़ाई की थी वो चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को। ये 19 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। आइए देखते हैं अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ये सुन लीजिए, पहली महिला कह रहा है, यानी पूरे विश्व स्तर पे कह रहा है। कौन? फोटोंग, सेग्रिक गोल्डफिर्ग, या विलियम नॉर्थ, या जुंको तुबई। तो यहाँ अगर पूछ रहा है तो जुंको तुबई जो जापान की थी, ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। पुरुष कौन थे? एडमंड हिलरी और नॉर्गे थे, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। और महिला में जुंको तुबई, और कहाँ की थी? जापान की थी। और ये कब चढ़ी थी? ये चढ़ी थी आपको 16 मई 1975 को। और वो लोग कब चढ़े थे? वो मई में ही चढ़े थे। वो लोग 1953 में चढ़े थे। पुरुष लोग 53 में चढ़े थे। उसके आपको 22 साल बाद ये लोग, महिला जो है थी जुंको तुबई, ये चढ़ी थी जो जापान की थी। आगे देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय, वो तो पूरे विश्व लेवल पे पूछ रहा था, ये पूछ रहा है कि पहली भारतीय कौन थी? विछेंद्री पाल, संतोष यादव, सुमन कुटियाल, राधा देवी ठाकुर। यहाँ देखिएगा तो जो सारे के सारे ये लोग जो हैं, ये सब लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। लेकिन सबसे पहले किसने चढ़ा है? तो सबसे पहले चढ़ा है यहाँ विछेंद्री पाल ने। और कब चढ़ा है? ये चढ़ा है 23 मई आपको 1984 में। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, सब लोग मई में ही चढ़ा है, 29 मई आपको 1953 को कौन चढ़े थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी।
उसके बाद जुंको तुबोई कब चढ़ी थी? वो 16 मई को चढ़ी थी। वो 16 मई कब चढ़ी थी? 1975 को। उसके बाद बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? वो 23 मई 1984 को। यह देखिए सबको एक ही जगह मैंने रख दिया, सब चढ़े थे मई में ही, ध्यान दीजिएगा। गर्मी का दिन होता है ना, उसी में सब लोग मई में ही चढ़ेंगे, यानी मई में कुछ स्पेशलिटी है। तो आंसर इसका क्या होगा? 24 का ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? महाद्वीप होने है ना, तो महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? सही क्रम का उत्तर आप इसको देखिएगा तो इसका उत्तर आपको मिलेगा, हम बताते हैं। 1 नंबर पे होता है आपको एशिया, 1 नंबर पे एशिया होता है। 2 नंबर पे आपको आता है अफ्रीका, 2 नंबर पे होता है आपका अफ्रीका। 3 नंबर पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पे होता है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसके बाद आता है यूरोप, और उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा आपका एशिया होता है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है। तो अगर मिलाएंगे तो बी नंबर वाला जो है ना आपको सटीक ऑप्शन दिखेगा। याद रखना है इसको। दूसरे नंबर का महादेश कौन सा होता है, यानी महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप सुनते हैं लेकिन यूरोप क्या है? नीचे से 2 नंबर पे है। क्लियर है? यानी छठे नंबर का है वो। आइए देखते हैं 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? एशिया और यूरोप को अलग नहीं करते हैं कौन? एशिया और यूरोप को अलग नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं? यूराल पर्वत नहीं करते हैं कि काकेशस पर्वत नहीं करते हैं या यूराल नदी करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एशिया और यूरोप को जो है ना यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है ना एक दूसरे से जोड़ती हैं या एक दूसरे को अलग करती हैं, बात वहीं होती है। मान लीजिए एक तरफ एशिया है और एक तरफ यहाँ यूरोप है, तो यही यूराल पर्वत और यूराल नदी है। इन दोनों क्या करती हैं? इन दोनों के भी या तो बीच में खड़ी हैं या इन्हीं दोनों से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, यही बात है। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी इस दोनों को अलग करते हैं। तो कौन अलग नहीं करता है? काकेशस पर्वत इसको अलग नहीं करता है। तो लेकिन यहाँ प्रश्न एक निकल के हमारे लिए आया, और प्रश्न आएगा कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करते हैं? अगर ऑप्शन में यूराल पर्वत आएगा तो यूराल पर्वत मार देंगे, अगर वहाँ यूराल नदी होता है तो यूराल नदी मार देंगे, अगर दोनों होता है तो पूछेगा ए और बी तो ए और बी मार देंगे। तो यहाँ कई सारे प्रश्न हमें निकल के आ गए। चलिए क्लियर है? चलिए आगे आते हैं और देखते हैं सही कथन कौन है। ये इसमें है विश्व के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं, विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा कथन है जो आपको सही है? तो यहां क्या सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल। तो यही एक सही उत्तर है, सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 28वां नंबर, पर्वत और उनके महाद्वीप। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से पर्वत किस महाद्वीप में आपको है। क्लियर है? आइए इसको देखते हैं। रॉकी पर्वत जो है ये आपको कहाँ पड़ता है? रॉकीज पर्वत आपको पड़ता है उत्तर अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। ड्रेकन्स वर्ग कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? आपको ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए जहां भी वर्ग लगा हो ना उसको समझिएगा वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट में होता है ना जोहान्सबर्ग, वहीं है। जहां भी लगा हो वर्ग वहां अफ्रीका समझ जाना है, 90% यही होता है। तो यहाँ एक बार फिर से करते हैं, रॉकीज कहाँ है? अमेरिका महादेश में है लेकिन उत्तर अमेरिका में है। ठीक है? और एक और बात, जो अमेरिका देश है वो किस महाद्वीप में है? ये इसी उत्तर अमेरिका में है, इसीलिए ये बहुत डेवलप है। दक्षिण अमेरिका के बनस्पत। आज अमेरिका जो है देश, जो अमेरिका देश है वो कौन से महादेश में है? उत्तर अमेरिका में। क्लियर है? चलिए मेरी जानकारी में याद आया तो मैंने बता दिया। रॉकीज पर्वत उत्तर अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, डेक्सनबर्ग आपको अफ्रीका में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
देखिए कितने गजब गजब की चीज़ें क्लास 6 में पढ़ने को मिलता है। देख के लगता होगा कितना भारी भारी प्रश्न है। अब ये छठे में है, देखिए क्या पढ़ते हैं और बच्चे किसको इग्नोर करके चलते हैं। आइए देखते हैं 29 नंबर। वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, मकर, विषुववृत्त तीनों गुजरती है। चूंकि हम लोग जलमंडल वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न हमें पहले भी मिला है, तो याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ, यह विषुववृत्त है, ये कर्क वृत्त है, ये कर्क रेखा है, ये चूंकि वृत्त ही बनती है ना बाद में, तो इसलिए वृत्त भी कहा जाता है उसको। और ये आपको मकर वृत्त है। पूछ रहा है वो तीनों कहाँ से गुजरती है। वह महाद्वीप जिससे होकर तीनों गुजरता है, कहाँ से गुजरता है देखिएगा ना, यही एगो महाद्वीप है ना जहाँ से तीनों गुजर रहा है। और जगह से गुजरता है नहीं गुजरता है। देखिएगा अफ्रीका, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे प्रश्न इससे रिलेटेड है। अब देखिए ये एशिया है, एशिया में कौन गुजरता है आपका, एशिया में आपका ये कर्क और विषुवत गुजरता है, मकर नहीं गुजरता है। अब अमेरिका है, अमेरिका महादेश, अमेरिका में क्या गुजरता है, उत्तर अमेरिका में कौन कौन गुजरता है, खाली कर्क गुजरता है। और ये जो दक्षिण अमेरिका है आपको, इसमें से क्या क्या गुजरता है, इसमें से आपको मकर गुजरता है और विषुवत गुजरता है। क्लियर है। चलिए आई से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर हमारा अफ्रीका हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आइए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारे लिए, निम्न में से कौन सा अक्षांशीय वृत्त दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती। अभी हम लोग ने देखा कि ये पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, कौन सा नहीं गुजरता है, दक्षिण अमेरिका यह है, कौन सा नहीं गुजरता है, यही ना नहीं गुजरता है। ये चूंकि अक्षांशीय वृत्त कह रहे हैं तो अक्षांश यही ना होता है, इस तरह से होता है। और ऊपर वाला आपको क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। तो पूछ रहा है अक्षांशीय वृत्त, तो क्या गलत पूछ रहा है। तो आपको कर्क जो है वो दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपको अगर इसका उत्तर देखना होगा वो क्या होगा, कौन सी दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हम देखेंगे तो आपको दक्षिण यही ना है, ये आपको विषुवत हो गया, ये आपको मकर हो गया, कर्क नहीं गुजरती है, यही ना पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, कर्क हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ आपका कर्क हो जाएगा। अक्षांश दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, कर्क पूछा है इसने। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय वृत्त एशिया से नहीं गुजरती है। एशिया से कौन सी नहीं गुजरती है आपको, बी। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, मकर नहीं गुजरती है एशिया से। क्लियर है। चलिए इतना ही प्रश्न आज था। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो भी प्रश्न आपने देखे होंगे तो उसके डिस्कशन को जरूर सुनिए, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और डिस्कशन को सुन के उसको नोट कीजिए। क्योंकि देखने के लिए केवल 31 प्रश्न थे, लेकिन हर प्रश्न में अलग अलग डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं भी पढ़ के अध्ययन करके सारी चीज़ों का नोट्स बना के रखता हूँ। और इन डिस्कशन को ज़्यादा सुनिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो प्रश्न दिया यही प्रश्न एकदम चेप देगा एग्जाम में, ऐसा नहीं। डिस्कशन से चीज़ें हैं। मैं आपको इतना आश्वस्त जरूर करता हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं हर आपको उस टॉपिक के हर प्रश्न को टच करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। आशा है आपको इससे लाभ होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को कहिए, प्रेरित कीजिए कि इस चैनल को देखिए। यदि उनके लिए लाभकारी है तो वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।